हेलो बच्चों, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज हम लोग जो है बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। हम लोग ने कंटिन्यू जो है इस वीडियो को अपडेट किया है और इसमें जो है हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है एक बार एक नज़र में जल्दी देख लेते हैं, जिसमें कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो मैंने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन बताया था आपको डिटेल में। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने इसके इटियोपैथोजेनेसिस को बताया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को बताया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में बता दी है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा यदि आप नए जुड़े हुए हैं तो इसमें आप कंटिन्यू बने रहिए, जिसमें कारण कि आपको बहुत ही बेसिक जानकारी और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगा क्लिनिकल लेवल पर। ठीक है, मैं बात करता हूँ हमेशा क्लिनिकल लेवल पर कि आप जब अपनी कम्युनिटी फार्मेसी से बैठे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए कि आखिर इस चीज़ की पर्चा है तो इस ड्रग में क्या ड्रग चला रहा है डॉक्टर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिकली समझ में आए। आपको ये वीडियो जो है पढ़ाई तो है ही, आपको थ्योरी नॉलेज तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस का क्लिनिकल नॉलेज भी इसमें जो है डाला हूँ। तो इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा, हर चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक। ठीक है, जो जो मेरे साथ दिक्कत आई थी, ठीक है, तो मैं भी एक स्टूडेंट रहा, फिर उसके बाद मैंने भी समझा हर चीज़ को कि आखिर पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए कि बच्चे जो है समझ सकें। ठीक है, किताबी नॉलेज के अलावा जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। तो आइए इसी चीज़ को लेकर हम लोग आज मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की बात करेंगे और शुरुआत करेंगे पहले डिजीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्माकोथेरेपेटिक्स का। ठीक है, तो इसमें देखिए, आई होप आपने ये बीपी वाला जो है ज़रूर पढ़ लिया होगा जो सामने आपके दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बताया था मैंने कि बीपी को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बीपी में मैनेजमेंट होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं देखी थी। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें बीपी की मैनेजमेंट तो हो ही गई थी। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक वाली थी, इसमें जो था मैनुअल था स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी थी। तो अब आइए मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बच्चों पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर जो है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो सारे नोट्स हैं ना, आप एक एक करके देखते जाएगा आराम से। ठीक है, कोई भी चीज़ भगा के मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है। और इसको जो है ये है, तो बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे, दो भागों में मैं बांटूंगा। ठीक है, और इसमें जो है पीसीआई की सिलेबस में आप देखिए तो इसमें दो तरह की ट्रीटमेंट की बात की गई है। यदि ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात की गई है और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, और एक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इन दोनों में अंतर क्या होता है पहले मैं ये आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो बच्चों, यदि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हो तो वो जो होता है आपके दैनिक लाइफ स्टाइल होती है। ठीक है, उसमें किसी तरह का ड्रग का यूज नहीं होता है, मेडिसिन का यूज नहीं होता है, और जो आप ट्रीटमेंट करते हो। बात करें फार्माकोलॉजिकल की, तो फार्माकोलॉजिकल में आप यदि पढ़ रहे होगे तो उसमें बहुत सारे जो है मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे होगे, उनका यूज़ करके हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है बच्चों, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बात करेंगे। क्योंकि यदि हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मतलब मेडिसिन के से ट्रीटमेंट करते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल का बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में हम रूटीन में चेंज ही नहीं करते हैं, तो पेशेंट कैसे सेफ होगा, ट्रीट होगा। ठीक है, तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हो रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए उसका सोडियम, जो सोडियम इंटेक रोज करता था, ठीक है, उसको तो कम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखिए नमक क्या होता है, NaCl होता है, अब उसमें सोडियम होता है, तो उसमें सोडियम की मात्रा है, तो सोडियम क्या करता है, हाइपरटेंशन बढ़ाता है। कहते नहीं है गाँव में, ए भाई नमकवा कम खाओ, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि नमक इसलिए कम खाना चाहिए क्योंकि वो हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। अब यदि आपने इसकी फिजियोलॉजी एफजीपी में पढ़ी होगी तो आपको और क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो रिड्यूस डाइटरी सोडियम इनटेक नो मोर देन 100, ठीक है, एम मोल। ठीक है, तो एम मोल पर डे, जिसको हम लोग कहते हैं 2.4 ग्राम सोडियम या 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड।
ठीक है। तो इतना आपको करना होगा, तभी जाके कुछ सुधार हो सकता है। इससे अधिक यदि आप लेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। तो इसमें देखिए यहाँ तो आपको आराम से समझ में आएगा, 2.4 ग्राम सोडियम और 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आपको करनी होगी, तभी जाके जो है आपके जो हाइपरटेंशन बढ़ा है उसको कम किया जा सकता है। इसमें भी बहुत सारे हाइपरटेंशन होते हैं, तो एक नॉर्मल अनुमान लगाया गया है, ठीक है। आप देखिए, एक होता है एडॉप, DASH, ईटिंग प्लान डाइट। तो ये डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। एक ईटिंग प्लान जो है आपको लानी होगी, ठीक है। ये इंटरनेशनल जितने भी सोसाइटी होती हैं उनके द्वारा ये प्लान बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप फ्रूट, वेजिटेबल और लो फैट जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसको खाइए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, कि देखते होंगे अमूल की जो रेड वाली आती है वो हाईली मलाई वाली होती है, तो जिसको हार्ट अटैक का चांसेस होती हैं, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है कि आप बंद कर दो, वाइट वाली चीज़ें ज़्यादातर बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उसमें जो है फैट ज़्यादा हो सकती है, जैसे मिल्क में ज़्यादा हो सकती है, दही में हो सकती है, तो इन सब चीज़ों में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर मना कर देता है, ठीक है, फिजिशियन मना कर देता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, अब देखिए आपको DAS ईटिंग प्लान ये बस आपको आना चाहिए, ठीक है, कि आपको कैसे कम करना है। तो इसका फुल फॉर्म पहले बच्चों याद कर लो, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। कोई भी पूछ देगा तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ वेगरस एरोबिक एक्सरसाइज लाइक ब्रिस्ट वॉकिंग। अब ब्रिस्ट वॉकिंग का मतलब क्या है? तो ब्रिस्ट वॉकिंग और जनरल वॉकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल चलना, नॉर्मल वॉकिंग, एक होता है ब्रिस्ट वॉकिंग, ठीक है। तो ये देखिए, इसको आपको लिखना नहीं है, जो मैंने ब्रैकेट में ज़्यादातर यूज़ किया है उसको आप लिखिएगा मत, ठीक है। जो मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको इस चीज़ को खोल के रख दिया है आपके सामने, कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रिस्ट वॉकिंग व्हेन वी से, अब देखिए कोई कह रहा है कि आई एम गोइंग वॉक, एक नॉर्मल वॉकिंग होती है जिसमें कहता है कि हम गोइंग टू वॉक मीन्स स्लो, मॉडरेट और फास्ट, ठीक है। ब्रिस्ट वॉकिंग में क्या होता है कि 3 माइल पर आवर वॉकिंग स्पीड जो होनी चाहिए आपकी 3 माइल पर आवर। ब्रिस्ट वॉकिंग इज मोर इफेक्टिव वर्जन ऑफ वॉकिंग का ही है। तो 3 माइल कितना होता है बच्चों? 4 किलोमीटर से ऊपर होता है, ठीक है। किलोमीटर में देखोगे तो 3 माइल्स, ठीक है। तो ब्रिस्ट वॉकिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिस्ट वॉकिंग क्या होता है। स्पीड जो होती है, तो वॉकिंग स्पीड जो होती है 3 माइल पर आवर होनी चाहिए। मतलब 1 आवर में आपको 3 माइल मतलब कि 4 किलोमीटर तक आपको वॉकिंग कर लेनी चाहिए। दिस इज़ अ ब्रिस्ट वॉकिंग। ये इफेक्टिव है। अब उसमें क्या है, वॉकिंग में क्या है, स्लो, मॉडरेट, कितना भी हो, इसमें क्या वॉच आप लगाए हो हाथ में और आपको 1 आवर्स में कंप्लीट करना है, जिसमें क्या है कि आपको एक बहुत बड़ी चुनौती मिलती है, जिसमें आप कंप्लीट करते हो और ये जो होती है ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है, ठीक है। अब है स्विमिंग, जो तैरना जानते हैं उनके लिए तैरिए, जॉगिंग करिए 20 से 30 मिनट तक, ठीक है। मोर डे ऑफ द वीक, अब देखिए क्या हार्ट रेट को हम लोग 65-70% मैक्सिमम हार्ट रेट को हम लोग कहते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो विद द हार्ट रेट रीचिंग 65 से 70% मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है, और उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को हम लोग रिड्यूस करते हैं ये सब सारी चीज़ें करके, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, ये सब आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, ये सब लिखनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको लिखिएगा मत ये सब चीज़ें, जिसमें मैंने आपको मेन पॉइंट लिखी है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यदि आप नोट करते हैं पढ़ाते समय ही। अब देखिए, वेट कंट्रोल यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ डाइटरी एक्सरसाइज मेजर टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। देखिए, बॉडी नॉर्मल जो बॉडी वेट होता है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स होती है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और बॉडी मास इंडेक्स यदि मेंटेन रहता है तो जिसके कारण बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो भविष्य में होने वाली होती हैं या प्रेजेंट में होगी, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस कारण जो है हर व्यक्ति को अपनी बॉडी मास इंडेक्स का पता होना चाहिए। आज के समय सबके मोबाइल में बॉडी मास इंडेक्स का जो है कैलकुलेटर के बगल में जो होता है BMI का बना रहता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिसके में नहीं होगा वो बता दे रहा हूँ मैं, इसको आप लिखिएगा मत, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। जैसे किसी की हाइट है 165 सेंटीमीटर का है,
ठीक है, 152 सेंटीमीटर का है या कुछ भी है, ठीक है। अब फिर उसका वेट कितना है, ये सब चीज़ें जो है कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आप कितने होंगे, 160 सेंटीमीटर के हैं, तो मान लीजिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। मीटर में कितना होगा देख लीजिए, 1.60 कितना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वेट कितना है, मान लीजिए आपका वेट जो है 55 है, तो अब देखिए उसका फार्मूला होता है BMI इसको होता है वेट अपन हाइट का उसका है। तो हाइट कितना था 160, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसको मीटर में मैंने कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर इसका स्क्वायर कर दो बेटा, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर कर देंगे और वेट लिख लेंगे। तो यदि आपका वेट जो था 55 kg था अपान, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया आपका 160 सेंटीमीटर की हो, तो 1.60 का होल स्क्वायर आपका BMI आ जाएगा। अब देखिए बेटा, आप कैसे जानोगे कि BMI अधिक है किलो है, इसके लिए भी ना एक इंडेक्स होती है, ऑफिशियल इंडेक्स होती है, ठीक है। एक ऑप्टिमम होता है, एक मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको मैच करते हैं डाटा यहाँ पे देखकर कि आपका BMI कितना है। यदि उससे अधिक है, इस ऑप्टिमम से अधिक है, तो आपको अपने वेट कंट्रोल, फैट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यदि कम है तो अधिक करने की ज़रूरत है। तो ये जी बहुत ईजी होती है BMI पता करने के लिए। तो वही बोल रहा है, वेट कंट्रोल यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ डाइटरी एंड एक्सरसाइज मेजर द मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, ठीक है। अब देखिए, मॉडरेट ऑफ एल्कोहल कंजप्शन। अब कोई जो होता है पियक्कड़ है, ठीक है, एल्कोहल कंजप करता है, तो उसको लिए क्या है कि लिमिट एल्कोहल करना है भाई, ज़्यादा मत पियो। ज़्यादा पियोगे तो रिस्क फैक्टर का काम करेगा और जो है इस चीज़ हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो उनको मना करना है, लिमिट एल्कोहल करो, नॉट मोर देन 2 ड्रिंक से अधिक नहीं करना है। मतलब कि 1 आउंस, मतलब 30 ml इथेनॉल, एग्जाम्पल 24 आउंस बियर, 10 आउंस वाइन, 3 आउंस 80 प्रूफ विस्की, ठीक है, पर डे इज द मोस्ट मैन एंड नो मोर देन 1 ड्रिंक पर डे इन वीमेन, ठीक है। लाइट वेट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। 1 फ्लूइड बाउंस, देखो क्या है कि एक आउंस बताई गई है, देखो मैंने इसको फिगर में समझाने की कोशिश की गई है। बहुत लोग करेंगे क्या लिखा है, तो देखिए लिखा क्या है कि आपकी एल्कोहल कंजप्शन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा ये डाटा है जिसको ये बताया गया है कि किस में, बियर में देखिए हो गया, ठीक है, रम हो गया, सब में अलग अलग परसेंटेज होते हैं एल्कोहल के, आपको ही पता है, ठीक है। तो एल्कोहल में 4.1% एल्कोहल है, तो उसको आप कितना लीजिए, 12% एल्कोहल वाइन, ठीक है। यदि 12 आउंस ऑफ बियर है तो उसमें 4.1% एल्कोहल होगा। यदि 4 आउंस ऑफ वाइन है तो 12% एल्कोहल होगा, ठीक है। यदि 1.25 आउंस शॉट तो 80 प्रूफ 40% एल्कोहल होगा। तो ऐसे ही जो है आपका जो आउंस बांटा गया है जिसमें कि आपको देखने को मिलता है। तो क्या ये तो एक समझाने के लिए है, पर ये डाटा पर यहाँ पे मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन जरूर याद कर लीजिएगा यदि आपका आएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट में। यदि कुछ नहीं याद आएगा तो अंतिम में क्या करिएगा, कुछ नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, आप लिख दीजिएगा मॉडरेट ऑफ एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, जिसमें लिख दीजिएगा लिमिट एल्कोहल नॉट मोर देन 2 ड्रिंक से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। और यदि बियर, वाइन, प्रूफ विस्की है, इन सब का अलग अलग होता है, पर आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। यदि याद कर सकते हैं तो बढ़िया है। अब देखिए, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग करते हो तो रोक दो भाई, क्योंकि ये हार्ट रेट को बढ़ाता है और हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। योगा करिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, कंट्रोल ऑफ अदर रिस्क फैक्टर, ठीक है, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा नॉन फार्माकोलॉजिकल में, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल की, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में आपको, आप इस समय फार्माकोलॉजी यदि पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पर ड्रग्स, मेडिसिन जितने भी पढ़ाए जा रहे होंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ाए जा रहे होंगे, तो वहाँ क्लियर हो रहे होंगे मेडिसिन के बारे में। पर यहाँ पे हमको फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो ज़्यादा, तो इसमें हम फोकस करेंगे। पहले देखिए, क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, एडल्ट या एज है 18 का या उससे ऊपर का। तो बीपी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है आपके समझने के लिए, और एक आसान टेबल है जो कि डेविडसन की बुक से लिया गया है, जिसमें कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सिस्टोलिक बीपी mmHg, डायस्टोलिक बीपी mmHg, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन
मैनेजमेंट इनिशियल ड्रग थेरेपी विदाउट कंपेलिंग इंडिकेशन विथ कंपेलिंग इंडिकेशन। नॉर्मल जो 100, अब देखिए ऊपर हम लोग पढ़ा है नॉर्मल कितना होना चाहिए, प्री हाइपरटेंशन, ठीक है, स्टेज फर्स्ट सेकंड, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ के रखी है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, नो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ड्रग फॉर द कॉम्प्लिकेशन इंडिकेशन, थायराइड इंडिकेशन, डायबिटिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आता है आपका मोस्ट में भी ये जो है टेबल है, आप एक बार देख लीजिएगा। स्टेज हाइपरटेंशन, ठीक है, टू ड्रग कम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, ड्रग फॉर द कंपेलिंग इंडिकेशन अदर एंटी हाइपरटेंशन ड्रग इन नीडेड, ठीक है। यदि आप इस टेबल को मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इस टेबल को आप चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं यदि आप याद कर सकते हैं तो, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मुझे लगता है कि याद नहीं होगा और उनको ज़्यादा समझ में ये टेबल नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेबल जो है थोड़ा ब्रॉड लेवल पर है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने और इसको इजी किया है तोड़ के, और क्लिनिकल जो है इसमें चीज़ें डाली हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि आखिर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यदि डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन, यदि आप फार्मेसी में रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आखिर डॉक्टर कैसे इस प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहा है, ठीक है, SOAP जो है फॉर्मेट बना रहा है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हमको समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। देखिए, डिटेक्ट हाइपरटेंशन इन टाइम बिफोर एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। देखिए पहली बात तो है ट्रीटमेंट जो होता है ना, जब भी कोई डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, तो उसको ट्रीटमेंट जो होता है ना 3 भागों में बांट देता है। पहला होता है जो कि नॉर्मल होते हैं, हाँ ठीक है भाई इनको थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, माइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे होते हैं जो मॉडरेट टाइप के होते हैं, जिसको हाइपरटेंशन थोड़ा बढ़ा होता है, जिसमें सेकंड वाले होते हैं। और एक थर्ड होते हैं जिसमें सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। और एक फोर्थ भी होते हैं जिनका अपर लिमिट क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो इन सब कैटेगरी को बांटकर उनकी ट्रीटमेंट उसी के अनुसार की जाती है, ठीक है। आप कैसे भी कोई दवा पता चले कि कोई भी रिमिप्रिल निकाल के दे रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है कि रिमिप्रिल दे दिए, डायबिटिक्स दे दिए, कुछ भी दे जा रहे हो कि भाई किसी को कुछ हुआ है कुछ भी दे रहे हो। आप पता चले किसी को माइल्ड है, तुम उसको जो है लूप डायबिटिक्स चला रहे हो, ठीक है, लूप डायबिटिक्स चला रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है ट्रीटमेंट का भी एक गाइडलाइन होती है, उसके अनुसार ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, और अंदर से एक्सपीरियंस के बेसिस पे डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं जब आप अपने हॉस्पिटल फार्मेसी में बैठते हो, ठीक है, या अपने कम्युनिटी फार्मेसी में बैठते हो, तो वहाँ पर आप प्रिस्क्रिप्शन को रीडिंग करना समझ सकते हो कि किस लिए क्या दवाई चल रही है, ठीक है, और वो आपको भी फ़ायदा कहीं ना कहीं कभी कभी देता है। तो देखिए इसमें देखिए बात करें तो हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है, सिस्टोलिक 140 से mm ऊपर हो और डायस्टिक जो है 90 mm से ऊपर हो, और यंगर पेशेंट है तो 84 mm से ऊपर हो। बस इतना समझ जाइए, इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, बस यही चलता है। गाइडलाइन हमेशा चेंजिंग होती रहती है, पर यही जो है चलता आ रहा है और चल रहा है, ठीक है। अब देखिए चेक के बीपी, यदि कोई पर्सन आया तो पहले उसका बीपी नापिए, ठीक है, कितना बीपी है। इन एवरी पेशेंट एबव 40 ईयर एज वंस ईयर, ठीक है, यदि 40 ईयर है तो नापते रहिए भाई। इन एवरी डायबिटिक एंड ओबेस पेशेंट को भी नापना चाहिए। इन एवरी केस विद हेडेक, यदि गिडनेस, चेस्ट पेन, ठीक है, इपिस्टेक्सिस, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तब भी आपको जो है बीपी नापने की ज़रूरत है, ठीक है। इन ऑल द डायरेक्ट रिलेटिव हाइपरटेंशन पेशेंट, यदि कोई रिलेटिव में हाइपरटेंशन का रहा है, जैसे ब्रदर है, फादर हैं, सन में है, सन में कह रहा हूँ क्या, मदर में है, ठीक है, तो उसमें भी जो है हाइपरटेंशन के लिए आपको हमेशा सतर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता है कि हाइपरटेंशन 2 तरह के होते हैं, एक प्री होता है, मतलब कि एक अननोन वाला होता है, एक नोन वाला होता है। तो अननोन वाले को पता ही नहीं चलता है कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है सब चीज़ों के लिए सतर्क करने की ज़रूरत है। तो देखिए कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो उसमें पहले आप हाइपरटेंशन नाप लीजिए, उसके बाद देखिए कि उसकी क्या लेवल है, उसके हिसाब से उसके ऊपर ड्रग चलानी होती हैं, ठीक है, थेरेपेटिक्स करनी होती हैं। तो मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसका जो है 120 से 140 दिखा रहा है और 80 से 90 mmHg जो है उसका बीपी आया, ठीक है, बीपी आया उसका, तो हम उसके लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें ड्रग चलाएंगे, क्या क्या उसको एडवाइस देंगे, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए साल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट, देखिए भाई उतना तो बढ़ा नहीं है उसको,
बीपी तो उसका एक देखिए क्या है कि सबकी गाइडलाइन चेंज होती है, किसी का 130 होता है, ठीक है। ज्वाइंट नेशनल कमेटी है या कोई भी कमेटी है, उनकी गाइडलाइन चेंज होती रहती है। तो 140 की 100 है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं, ठीक है। तब भी इसमें हम कुछ एडवाइस देख लेते हैं, ठीक है। साल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट, अवॉइड एक्स्ट्रा साल्ट और पिकल साल्ट। देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, पर यहाँ इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको याद रहे, पर जब आपके एग्जाम में आएगा तो उसको ऊपर आप नॉन फार्माकोलॉजिकल में डाल दीजिएगा, ठीक है। लो सोडियम साल्ट, ये सब चीज़ एडवाइस तुरंत करना चाहिए, ठीक है, यदि उसका बीपी बढ़ा हुआ है। लो फैट डाइट, फैट भी डाइट भाई कम कर लो। अवॉइड ऑयल, घी, ठीक है। डीप फ्राइड फूड, खूब बच्चे जो हैं बर्गर वर्गर खाते रहते हैं, पिज्ज़ा उज्जा खाते रहते हैं, बड़े भी आजकल तो खूब खा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कम करो। लेस ऑफ सैचुरेटेड फैट लो, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से होता है। रिफाइंड तो सबसे अधिक आज के समय खतरनाक चीज़ बन चुका है, ठीक है। रिफाइंड का मतलब ही खतरनाक हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो हैं रोग का कारण बन रही हैं। रिड्यूस वेट, ओवर वेट, ठीक है, यदि है तो एक्सरसाइज करो। ये देखो हम ये सारी चीज़ें जो है ना नॉन फार्माकोलॉजिकल की है, पर मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि मान लो कोई आता है तो उसको एडवाइस देने में यहाँ तुरंत आपको याद आ जाएगा, पर इसको आप एग्ज़ाम में जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल में ही लिख के आना, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना? ठीक है, कमेंट कर देना, यदि नहीं समझ पा रहे हो तो पूछ लेना मुझको, ठीक है। अब है रेगुलर वर्किंग आवर एंड स्लीप 8 आवर्स। पेशेंट को कहो भाई कि तुम 8 आवर्स सो, ठीक है, रोज़ सो, उठ के घूमो उमो मत, ठीक है। रात को सोने का टाइम होता है, सो, ठीक है, तुमको बीपी हो गया है। तो ये सब चीज़ें एडवाइस दीजिए। योगा करो कि अपना माइंड रिलैक्स करो, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज करो। आप बताते रहे रूम में हैं, बैठे उठे हैं, कंबल उम्बल ओढ़ के उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो कहाँ ऑक्सीजन मिल पाएगा, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन मिल पाएगा, स्मेल रहती है, ठीक है। तो बाहर जाके वो करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, खुली हवा में लो, ठीक है। फिर ब्रिस्ट वॉकिंग करो, जैसे मैंने बताया 3 माइल चलो, ठीक है, 1 आवर्स में, ठीक है। यहाँ पे 45 मिनट में चलो, ठीक है, पर चलो, ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग करो, ठीक है, सबसे फ़ायदेमंद होता है। फिर है अल्प्राजोलम। अब देखिए यहाँ पर एक ड्रग दिया है अल्प्राजोलम 0.25 mg, यदि रिक्वायर्ड है तो 10 दिन के लिए दे दीजिए, ठीक है। 10 दिन के लिए दे दीजिए टैबलेट अल्प्राजोलम, हर कोई याद कर लेना, भूलना मत। अल्प्राजोलम 0.25 mg में आता है, HS है, ठीक है, 10 दिन के लिए ये रिक्वायर्ड है। तो इसका साल्ट क्या होता है, ट्रांक्यूलाइजर, ठीक है, ये इसका साल्ट होता है। आप इसको देख के और क्या नाम है ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। फिर बीपी एवरी वीक आप चेक करिए उसका, ठीक है, इतना कर दीजिए, उसका बीपी कंट्रोल हो जाता है ज़्यादातर केसों में, और इसमें ज़रा दिक्कत नहीं आती है। यदि तब भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि आप दे सकते हैं। सबसे अधिक जो मेडिसिन चलती है वो चलती है टेल्मा 20 mg, ठीक है। टेल्मीसार्टेट बहुत ज़्यादा चलती है, और ये इस ब्रांड में टेल्मा दे दो, टेल्मा 20 बहुत लोग लिखते हैं, बहुत डॉक्टर लिखते हैं टेल्मा 20 mg, ठीक है। तो ये रहा टेल्मा 20 mg जो कि ग्लेनमार्क कंपनी का आता है, कंपनियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, आपकी फार्मेसी में काम आती है। दूसरा है एटेन देते हैं, ठीक है, ये भी दिया जाता है खूब ज़्यादा, 1825 mg, एक डेली देना होता है, ठीक है। 5 दिन के दीजिए, 6 दिन की, जब तक इसका बीपी रिकवर नहीं हो जाता है, उसके बाद आप रोक सकते हैं, क्योंकि माइल्ड बीपी है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बीटा ब्लॉकर होता है एटिनॉल, ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं, जो कि आपका जेडस कैंडिला का आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें समझ में आ रहा होगा फिगर देख के ही कि ये दोनों ड्रग में से कोई एक प्रिस्क्राइब करना है, दोनों मत प्रिस्क्राइब कर देगा, नहीं तो बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। और बीपी को मॉनिटर भी करना होगा, क्योंकि यदि ड्रग चला रहे हैं तो बीपी रोज नापने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है पेशेंट का अचानक, क्यों, ड्रग वो बीपी लेता रहता है लगातार, और उससे जो होता है उसको ध्यान नहीं देता है, और यदि उसका बीपी 120 है तो उसको दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको नापना चाहिए। यदि 20 आ रहा है तो दवा ना ले, जिससे कारण उसकी बीपी कम हो जाएगी। एक ऐसा ही पेशेंट था, मुझे याद अभी भी आता है कि वो रेगुलर विजिट था फार्मेसी में, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में आता था। तो उसको क्या था कि वो उसकी बीपी जो थी मॉडरेट कंडीशन में थी, फिर धीरे धीरे उसकी 140 पे आई, ठीक है, माइल्ड पे आई,
फिर क्या होता है कि वो अननोन था, क्या रीज़न था अभी तक नहीं, उसका फैटी भी नहीं था, ठीक है, अननोन कॉज था। तो उसके बाद जो है उसकी बीपी जो है 120 पे आई, 120 पे आई। तो उस पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब क्या नाम बीपी की दवा रोक देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो विजिट ही नहीं करते हैं डॉक्टर के पास। क्यों क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पैसा देना पड़ेगा या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आज के समय खुल चुके हैं, आपके साथ डॉक्टर की अच्छी खासी है, फिर फार्मेसिस्ट आपके लिए, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये पेशेंट ने क्या किया, अपने बीपी को मतलब कि बीपी जो मेडिसिन थी उसकी, उसको खाता रहा, यही टेलमा 20 था, खाया। अब उसका क्या हुआ कि बीपी और ज़्यादा कम हो गया, 190 पे आ गया, ठीक है, सिस्टोलिक 90 भाई 60 पे हो गया भाई, उसको चक्कर आने लगे, ठीक है, ठंड लगने लगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिक्कत आने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको फिर आए हॉस्पिटल में लेके आए लोग, तो पता चला बीपी कम हो गया, इसने दवाई ली थी। ले भाई, जब तुम्हारी बीपी जब कंट्रोल में है तो तुम उसको दवाई क्यों ले रहे हो? बहुत लोग लेते रहते हैं, यही बात होती है ना, प्रिस्क्राइब करने की गाइडलाइन होती है। आप रेगुलर जो पेशेंट होते हैं उनको भी विजिट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलती हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट की दोनों की हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर यही चीज़ थी, ठीक है। अब आइए मॉडरेट हाइपरटेंशन की बात आइए। तो मॉडरेट हाइपरटेंशन में देखिए 140 से 160, 90 से 100 mm यदि है तो समझ लीजिए मॉडरेट हाइपरटेंशन है उसको, ठीक है, ये चीज़ समझ जाएगा। अब स्टार्ट विद बीटा ब्लॉकर, उसको बीटा ब्लॉकर देना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, जिसमें एंजियोटेंसिन सेकेंड एंटागोनिस्ट या एसी इनहिबिटर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या अल्फा ब्लॉकर कोई भी हो सकता है। जैसे कि टैबलेट है एटिनोनॉल 25 mg, ठीक है, यहाँ 25 mg दे रहे थे, यहाँ पे 50 mg है, ठीक है। एटिनॉल 50 mg 1 से 2 डेली, अवॉइड इफ ब्रांकोस्पाज, इसी को किसी को अस्थमा है या ब्रांकोस्पाज में तब मत देने लगना एटिनॉल, ठीक है, तो उसमें एटिनॉल नहीं देते हैं, ठीक है। और टेबलेट लोप्रेसोर 25 से 100 mg डेली देते हैं, ये बीटा ब्लॉकर होता है। तो इस चीज़ का याद रखने की जरूरत है कि एटिनॉल जो है ब्रांकोस्पाज पेशेंट है तो उसको नहीं देते हैं 50 mg, ठीक है। अब देखिए टेबलेट बहुत सारी है, एक है ड्रग ऑफ चॉइस है, फिर टेलमा 20 से 40 mg चलाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं दवा चला जाती हैं, सबसे अधिक जो है यही दवा टेलमा चलती है आज के समय, ठीक है, यदि मॉडरेट हाइपरटेंशन है। और यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तब क्या करते हैं भाई, मॉडरेट है दिए तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, ऐड ए डायूरेटिक्स, उसमें आप डायूरेटिक्स ऐड करना शुरू करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डायूरेटिक्स होता है वो मॉडरेट डायूरेटिक्स होता है, जो होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 12.5 mg OD आता है ये डायूरेटिक्स मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या होता है डायूरेटिक्स कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में आता है, हाँ, उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में आता है। तो ये डायूरेटिक्स प्लस बीटा ब्लॉकर या कोई भी जो है उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में दे देते हैं। जैसे कि टेलमा एच, LNH, ठीक है, ये सब चीज़ है। टेलमा एच का मतलब समझ रहे हो, टेलमा सॉर्टेन जो ऊपर लिए थे हम लोग, ये रहा बेटा टेलमा सॉर्टेन और डायूरेटिक्स का कम्बिनेशन हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, वही टेलमा एच, ये कंपनी का नाम है टेलमा एच। एटेनॉल और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का कॉम्बिनेशन है, ये सब ब्रांड है जो आती है, जो डॉक्टर द्वारा तुरंत लिखी जाती है टेलमा एच, यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखने के बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि एटिनॉल, अच्छा ये बताओ, मैं क्वेश्चन है आप सबसे, क्या अभी आप पढ़ ही लियो, तो एटेन एच किस कोई एक पेशेंट है जिसको अस्थमा है, COPD है, ब्रोंकोस्पाज्म में, ठीक है, तो उसमें एटेन एच चल सकता है कि नहीं चल सकता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझको, ठीक है। अब देखिए यदि किसी को एडमा है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, बॉडी में, तो उसके लिए भी एक अलग कंडीशन होती है। तो उसमें हम लोग दवा चलाते हैं लेसिलेक्टोन, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भाई डाइटाइडोड चलता ही है, लेसिलेक्टोन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे अधिक दवा चलता है। डॉक्टर जो खुलेआम लिखता है लेसिलेक्टोन, ठीक है। लेसिलेक्टोन जो होती है इसको हाफ टैबलेट दी जाती है, क्योंकि ना 50 में आता है। देखिए सनोफी कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, MNC कंपनी है सनोफी, भाई याद कर लो यार, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है सनोफी में। तो जॉब करना बहुत सारे जो फार्मेसिस्ट का एक सपना होता है कि अच्छी सैलरी होती है, बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब होती है, प्रेस्टिजियस जॉब होती है, ठीक है। इसमें देखिए लेसिलेक्टोन में तो प्रूसेमाइड लूप डायरोटिक्स होता है, ठीक है, और स्पैरोलेक्टोन
50 mg, इनका कम्बिनेशन होता है प्रोसेमाइड और स्पाइरोलैक्टोन का, ठीक है, उनको ये देते हैं। तो लेसिलैक्टोन याद कर लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है और सनोफी कंपनी का है, ये भी याद रखना। और सारे जो है आप MG ONG सब एग्जाम में लिखना, बहुत ज़बरदस्त नंबर मिलने वाला है, ठीक है। कोई चीज़ जो है आप स्किप मत करिएगा, पूरा चीज़ लिखिएगा डिटेल में, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो धीमे धीमे चल रहा है क्योंकि आपको पूरा समझ में आए, अच्छे समझ में आए, क्योंकि पेशेंट आए तो आप पेशेंट को देख के ट्रीटमेंट बता सके कि बेटा पेशेंट का कि ट्रीटमेंट आपका ये है, ठीक है। आप ये ना रहे कि आपको पता नहीं है उस ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। डॉक्टर की पर्ची आए तब भी आपको पता होना चाहिए इस पर्ची में ये ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लिखा है। मैं बहुत लोग को देखता हूँ ये समझ में नहीं आता, टेल्मा सॉर्टेन लिख दिया डॉक्टर, हाँ दे रहे हैं, टेल्मा एच दिया, दे दिए, सब बीपी दवा। अरे भाई बीपी की दवा है, उसका एच का मतलब क्यों एच वाला ही दे रहा है, टेल्मा सिंपल वाला क्यों नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी आप जान पाओगे, ठीक है। अब देखिए, कोई पेशेंट पूछ देता है, मैं देखता हूँ कि टेल्मा सर है, टेल्मा एच क्यों लिखे हैं, ठीक है, आप टेल्मा ही दे दीजिए, अब दे देता है। अरे भाई टेल्मा एच क्यों लिखा, क्या कोई रीजन तो होगा। अब कभी क्या होता है लेसिलैक्टोन लिख दिया, नहीं होता है तो कुछ को देखता हूँ मैं कि कमिश्नर झोले छापटा के बैठे हुए हैं, वो लेसिलैक्टोन की जगह जो है टेल्मा दे देते हैं, ठीक है। भाई उसको ओडेमा है तब ना लिखा लेसिलैक्टोन। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसी कारण साल जो चेंज करते हैं उसके लिए एक हाई प्रोफाइल क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है, उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जो वार राउंड पे होते हैं, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, फिर कुछ चेंजिंग होती है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, हाई प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए अब है यहाँ पर कंबाइंड टू ड्रग, ठीक है, वो तो दे ही रहे हैं, वो सब कंडीशन थी। दूसरी हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड टू ड्रग देगा डॉक्टर, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम ब्लॉकर का कम्बिनेशन हो सकता है, एसी इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर कम्बिनेशन हो सकता है, कैल्शियम ब्लॉकर या एसी इनहिबिटर कम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऐसे कम्बिनेशन जो है डॉक्टर चलाता है, ठीक है। स्टॉप साल्ट, ये ले रहा रोक दो, फिर बेड रेस्ट को बोलो और रिफर टू द फिजिशियन, यदि नहीं हो पा रहा तो फिजिशियन, मतलब कि हाई प्रोफाइल फिजिशियन, जो छोटा डॉक्टर होता है बड़े डॉक्टर को भेजे, ठीक है। चेक द फॉलोइंग रेगुलरली, ये सब चीज़ चेक करते रहो, ठीक है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आप देखो सीवियर हाइपरटेंशन है, 160 से 180 पहुंच चुका है, 100 से 110 डिस्टास्टोलिक है, ठीक है। तब क्या करेंगे भाई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि तब क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या है कि 2 ड्रग का कम्बिनेशन देते हैं, अमीलोडिपिन, लिसिनोप्रिल, ठीक है। इन 2 ड्रग का कम्बिनेशन देते हैं। जो ब्रांड नेम आता है इसका आता है एम्लोप्रेस एल, जो कि ओडी या बीडी चलाई जाती है। फिर यहाँ पर नीचे आता है स्टेमेलो बेटा, इस नाम से चलता है एम्लोडिपिन और मेटाप्रोलोल, ठीक है। ये सीवियर हाइपरटेंशन के लिए होता है। और नीचे भी है टेल्मिसॉर्टेन और रेमिप्रिल, ये भी खूब चलता है बेटा, खूब ये भी चलता है, टेल्मिसॉर्टेन आर नाम से आता है, ठीक है। दूसरा है डाइटोर 10 mg, ठीक है। ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं 2 ड्रग कम्बिनेशन जो है यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और सीवियर हाइपरटेंशन के लिए होता है, ठीक है। ये सीवियर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है तो भाई दिक्कत है, तो रिफर टू द पेशेंट द फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट, इफ़ द जनरल प्रैक्टिशनर ड्यूटी इन सीन 10, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अब देखिए हाइपरटेंशन जो है 200 mm सिस्टोलिक हो गया, अरे भाई उससे अधिक अनकंट्रोल है ये, तब तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत तो आ चुकी है, तब क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग डिपिन देंगे, डिपिन 10 mg सब लिग्वल, ये निफिडिपिन होता है, इसका ब्रांड नेम है ये। भाई देखो ब्रांड नेम साल्ट में दोनों पढ़ा रहा हूँ, अब ब्रांड नेम तुमको आना चाहिए, ठीक है। मार्केट में जब उतरोगे फार्मासिस्ट बन के, कुछ 6-7 महीने बाद उतरोगे, 3 महीने की ट्रेनिंग करके, तो एक फार्मासिस्ट के रूप में जब उतरोगे तो तुमको पता ना चाहिए ब्रांड नेम क्या है। तब यहाँ पे निफिडिपिन नहीं काम आता है, वहाँ पे सब ससुरा ब्रांड नेम बोलते रहते हैं, ठीक है। हाई ब्रांड नेम, हाउ ब्रांड नेम, ठीक है। तब क्या उस समय खन चक्कर होने लगते हो, ठीक है। साल तो याद होनी चाहिए पर ब्रांड नेम भी तुमको पता होनी चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनियों का, जैसे नेपी है, बायर है, नोटिस है, ठीक है, एबोट है, सिप्ला है, मैनकाइंड, इनकी ब्रांड नेम भी पता होनी चाहिए, बहुत चलते हैं, ठीक है। जैसे जीरोडॉल एसपी है, देखो अब ये इप्का का आता है, बहुत चलता है, जीरोडॉल एसपी दे दो, जीरोडॉल एसपी दे दो, यही बोलेंगे लोग, ठीक है। वहाँ पे तुम बेटा अब 3 ड्रग का सारा कम्बिनेशन होता है, पीसीएम, एस्टोफेनिक और सेरोपेप्टाइड, तो ऐसे थोड़ा बोलोगे 3 कम्बिनेशन, अब जीरोडॉल एसपी बोलना पड़ेगा तुमको, जीरोडॉल एमआर आता है, जीरोडॉल पी आता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रांड नेम याद रख लो।
डिपिन 10 mg, डिपिन 10 से क्या होगा, 10 mg याद हो जाता है, ठीक है, याद होता है निफिडिपिन, ठीक है। देखो निफिडिपिन कैप्सूल है, जेडस कैंडिला का है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर आओ जाओ बेड रेस्ट बोलेंगे, इफ़ लोअरिंग विद इन द 10 से 15 मिनट तो रिपीट डिपिन कर देंगे, ठीक है, फिर देंगे। या रिफर टू द फिजिशियन टू गिव द आईसीयू सेटअप, बहुत दिक्कतें है ये तो, एक आईसीयू में जाना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। इंजेक्शन लेबाइल 50 mg स्लो IV, ठीक है, ये रहा। IV 2 mg इन्फ्यूजन, जिसको हम लोग कहते हैं लेबेटोलॉल, ये इंजेक्शन स्मोलोलॉल 500 mg स्लो IV स्टेट देते हैं, ठीक है। और नहीं तो NTG नाइट्रोग्लिसिन देखते हैं, ठीक है, नाइट्रोग्लिसिन ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं, ठीक है, ये रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं चलाते हैं, क्योंकि भाई हार्ट अटैक का खतरा ही बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। अब उसको एक अंडर द सुपरविजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं चलाने को मिलती हैं। तो आई होप बेटा आज आपको समझ में आ रहा होगा, और रियल में आज आपको मुझे लगता है कि ठीक से मैनेजमेंट समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ कि कब क्या दवा चलानी होती है और कैसे चलानी होती है, ठीक है। और यह सब चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें और चाहिए आपको, किन का नॉलेज की और ज़रूरत है आपको, क्या क्या चीज़ चाहिए आप ज़रूर बताइए, मैं इसमें इम्प्रूव और करूँगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसको भी हम MI को ध्यान से देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, एंजाइना और MI को। और यदि आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और कहते हैं फेसबुक पे नहीं है, तो वहाँ पर जाकर द फार्मेसी वर्ड को फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।